बच्चा लोग, दिस इज़ गोपाल सर एंड वेलकम टू एजू बूस्टर्स। यह जो क्लास होने जा रहा है क्लास 9 का वीडियो है। पूरा एंड तक बने रहें। एक ही वीडियो में हम पूरी चैप्टर कवर करा देंगे। बहुत ज़्यादा समय भी नहीं लेंगे, बहुत कम भी नहीं होगा। लेकिन एक बात तो बता दे रहे हैं, आप ये वीडियो देखने के बाद पक्का बता रहे हैं हमारी जितनी भी वीडियो क्लास 9 की पड़ेगी सब आप देखेंगे और आपको ये होगा कि शायद पहले क्यों नहीं हमने देख लिया। और गारंटी लेते हैं हमसे ये क्लास लेने के बाद कोई भी सेल का टॉपिक अगर आपसे ना आए तो बताना। चलिए हम बात करेंगे। देखो ये खाली हम फ्रंट पेज कुछ जो चीज़ें याद करने वाली हैं उसको हमने लिखा है, लेकिन इसके बाद आपको एकदम अलग ही मिलेगा। अभी तक आपने YouTube पे भी पढ़ा होगा, आपने कोचिंग में क्लास में पढ़ा होगा ना, लेकिन आज यहाँ पे थोड़ी देर देख के देखो कि क्या अलग हम बोल रहे हैं तो क्या अलग हम देंगे भी। जरा ये देख लो, उसके बाद आप चले जाना। अगर नहीं जमेगा तो चले जाना। ये पेज खत्म होने के बाद हम क्या डिफरेंट इसमें लाने वाले हैं, यही सबसे अलग होगी आपके लिए। मतलब जो टॉपिक अब हम देंगे, जिस ढंग से पढ़ा देंगे सेल ना, लाइफ में आपने पढ़ा नहीं होगा, ये भी हम गारंटी लेते हैं। उसको इस ढंग से हम कन्वर्ट करके पढ़ाने जा रहे हैं। चलिए, बहुत रिसर्च किया है हमने। द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ किसको बोलते हैं? सेल को बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई बोली जाती है, स्ट्रक्चरल एवं फंक्शनल यूनिट। कल हमने इस पे बहुत सारा बात किया था। रॉबर्ट हुक, देखो कुछ चीजें याद करने वाली है इसलिए हमने दे दिया। रॉबर्ट हुक ने क्या किया था, एक पेड़ के छाल को कट किया, वहां से कुछ स्लाइस लिया यानी छिलका, छोटा छोटा टुकड़ा, जिसको कार्क कहते हैं। लकड़ी के टुकड़े को या फिर छिलके को कार्क ही बोलेंगे ना। जब उसको उन्होंने लिया तो अपने द्वारा 1665 ईस्वी में जो इन्होंने खुद माइक्रोस्कोप बनाया था। समझो हम लोग उस समय क्या कर रहे हैं, कहाँ घूम रहे हैं, लेकिन वो खुद ही अपना माइक्रोस्कोप भी बनाए और उसी से इसको स्टडी किए 1665 में। लेकिन इन्होंने जब स्टडी किया तो वो डेड सेल ही था, क्योंकि प्लांट का जो ऊपर का आवरण होता है, लकड़ी का जो ऊपर का, किसी भी पेड़ के ऊपर जो छिलका होता है वो कैसा होता है, कठोर होता है ना, तो वो डेड सेल होता है। तो इन्होंने ये स्टडी कर लिया कब? 1665 में। यहाँ हमने दे दिया है, डेट नहीं दिया है, कोई बात नहीं, ये आप याद रखिए। 1665 में इन्होंने क्या किया था, इसका टर्म दिया और डिस्कवर किया इसको। सेल को इन्होंने फर्स्ट टाइम रॉबर्ट हुक ने बताया। लेकिन ये जो बताया वो कैसा था? हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर था। बाद में आपके बुक में आप देखोगे तो वहाँ जो एक्टिविटी है, अगर आप कहोगे तो हम पूरा एक्टिविटी के साथ पूरी बुक की लाइन पढ़ा देंगे, लेकिन फिलहाल में हम ये पढ़ा रहे हैं। जैसे ओनियन बल्ब की एक एक्टिविटी है जिसके पिल्स को निकाला गया, तो पूछा है कि अभी इसको क्या करना चाहिए, तो उसको क्या करेंगे कि हम निकालने के बाद स्टेन करेंगे, स्टेन करने के बाद स्लाइड पे रखेंगे, स्लाइड पे रखने के बाद उसको जो टेम्परेरी एक होता है, टेम्परेरी एक होता है परमानेंट, तो हम परमानेंट तो करेंगे नहीं, टेम्परेरी माउंट करके उसको माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो वहाँ पे हमको जो डिवीजन कर रहे सेल होते हैं या फिर जो स्टेज सेल होते हैं वो हमको दिखलाई देंगे। यही होती है एक्टिविटी। तो एक्टिविटी भी अगर चाहिए तो हम सिखाएंगे। चलो फिलहाल में ये हम बात करते हैं। फिर अगर हम बात करें डिस्कवरी ऑफ सेल की, तो फर्स्ट टाइम अभी तो सेल के बारे में इन्होंने सिर्फ बताया फर्स्ट टाइम कि सेल होता है और वो कैसे दिखलाई दे रहा है। हनी कॉम्ब लाइक, जो लकड़ी का पूरा ऐसे 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 पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ था, मधुमक्खी का छत्ता, हनी कॉम्ब लाइक हमने बोला ना, वैसा ये बार्क में देखा पेड़ के छाल में, तो वैसा दिखलाई दिया। उन्होंने बोल दिया ये सेल है। इन्होंने ही बोला था फर्स्ट टाइम, रॉबर्ट ने। लेकिन वो डेड सेल था। डिस्कवरी ऑफ सेल जो फर्स्ट लिविंग सेल्स है, अगर हम इसकी बात करें, वाज डिस्कवर्ड बाई, फर्स्ट लिविंग सेल वाज डिस्कवर्ड बाई एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक। जो एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक थे, इनके द्वारा फर्स्ट टाइम, अगर हम बात करें तो फर्स्ट टाइम इनके द्वारा लिविंग सेल्स की बात की गई थी। और फाइनली बाद में क्या हुआ, रॉबर्ट ब्राउन ने इस सेल के अंदर डिस्कवर किया था किसको? न्यूक्लियस को। 1831 में इसके अंदर इन्होंने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था। बाद में परकिंजे जिसको बोला जाता है, कुछ लोग पुरकिंजे भी बोलते हैं, तो परकिंजे ने क्वाइंड किया क्या चीज, टर्म जो प्रोटोप्लाज्म का होता है। कब? 1839 में ये टर्म प्रोटोप्लाज्म का क्वाइंड किए। ये लिविंग कंटेंट होता है सेल के अंदर। लिविंग कंटेंट इन्होंने बताया, जैसे ये सेल हो गई, सेल के अंदर जो अंदर सेल मेम्ब्रेन के अंदर पूरा ऐसे भरा हुआ फ्लूइड होता है, यहां से लेके, क्योंकि ये तो हो गया आउटर सेल वाल, ये सेल वाल हटने के बाद जितना भी ये पूरा स्ट्रक्चर है इसको इन्होंने बता दिया प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म के बारे में इन्होंने कब बताया? 1839 में। बाद की अगर बात करें तो स्लीडेन और स्वान ने
ये कब 1938 था, 1938 एक बार डेट मिला लीजिएगा, शायद हो सकता है कंफ्यूजन हो। 1938 में इन्होंने क्या किया कि सेल थ्योरी दिया, ये दोनों मिलके सेल थ्योरी दिए। और जो स्लीडन थे, स्लीडन ने, ये क्योंकि बॉटनी साइंटिस्ट थे, ये बॉटनी के साइंटिस्ट थे स्लीडन, और ये जूलॉजी के साइंटिस्ट थे स्वान। तो स्लीडन ने प्लांट सेल को डिस्क्राइब किया। तो फर्स्ट टाइम प्लांट सेल किसने बताया था? स्लीडन ने बताया था। कब बताया था? 1938 में, 1938 में। जबकि स्वान ने तुरंत इनके बाद एनिमल सेल के बारे में भी बता दिया। हम तुमसे पीछे काहे रहेंगे। इन्होंने 1939 में, 1939 में इन्होंने भी बता दिया। 19 है कि 18, एक मिनट देख लेते हैं, क्योंकि हमारे माइंड में 19 है, सॉरी 18 है। हाँ, बार बार चल रहा है तो हमको डाउट हो गया। यहाँ देखें ना, 1838 में इन्होंने ऐसा किया, ठीक है, पूरे थ्योरी जो दी गई 1838 में। फिर जो स्लीडन थे, स्लीडन ने डिस्क्राइब किया 1838 में प्लांट सेल को, स्वान ने 1839 1839 में एनिमल सेल के बारे में बताया। विर्को ने 1855 में एक बात कही। इन्होंने एक बात कही, ऑल सेल्स, जितने भी सेल्स हैं, ये सेल कम्स फ्रॉम, ये कहाँ से आए हैं? कम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। यहाँ एक और सेल मौजूद था, उससे यह सेल आया है। तो इसका मतलब यह सेल आया है तो एक सेल और आया होगा, फिर यह जब आया है इस सेल से आया तो इसका एक कोई और बना होगा, फिर ऐसे ही, मतलब सेल पहले से मौजूद थे, उस सेल से सेल आते हैं। इन्होंने यह कह दिया। इन्होंने उसी में इसी शब्द को बताया, ओमिनिस सेलुला ई सेलुला, ओमिनिस सेलुला ई सेलुला, यानी जितने भी सेल्स हैं, अगर यहाँ सेल ना होती तो सेल ना होते। इनकी कहने का मतलब ये था, पहले से मौजूद था सेल, इसलिए सेल आए। यानी प्री एग्जिस्टिंग सेल्स कम्स फ्रॉम, द सेल्स कम फ्रॉम, यानी ऑल सेल्स, जितने भी सेल हैं वो कहाँ से आए? पहले से मौजूद था सेल, उससे आए हैं। इनके कहने का अर्थ यह था। और 1855 के बाद सेल की जितनी थ्योरियाँ थी वो प्रूफ कर दी गई, और यही थ्योरी आज तक हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। इसके बाद आया 1972। इस समय सिंगर निकोलसन ने क्या दिया? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में बात करती है। फिर इसके बाद कैमिलो गाल्गी थे। कैमिलो गाल्गी ने गोल्जी एपरेटस या गोल्जी बॉडी के बारे में बात किया। फिर कोलिकर और बेंडा थे, जो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बात किए। ऐसे करके एक एक करके साइंटिस्ट आपको मिलते जाएंगे, आप हमको बताते जाएंगे। फिलहाल में हम आते हैं अपने इंटरेस्टिंग सी जो टॉपिक तैयार किए हैं आपको पढ़ाने के लिए नए फंडे में। स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए, अब वो हम पढ़ाएंगे, ठीक है बेटा। चलो, हमने बोला है ना कुछ डिफरेंट। अभी देखो, यहाँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में हमने बताया, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में ये सिंगर और निकोलसन ने दिया था, वही एक्सेप्टेड थ्योरी थी। सिंगर निकोलसन ने जो बताई थी थ्योरी, वो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को बताया। ये कैसा होता है? ये डुअल मेम्ब्रेन होता है, डुअल लेयर का होता है, जिसे फॉस्फोलिपिड बोला जाता है। भाई क्या बोला जाता है? फॉस्फोलिपिड। थोड़ी सी ये कहानी बता दें, उसके बाद चलते हैं। जैसे ये है कुछ ऐसे ऐसे ऐसे, ये लिपिड के बाई लेयर यहाँ पे पाए जाते हैं। क्या होते हैं? लिपिड के बाई लेयर। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात कर रहे हैं। यहाँ लिपिड के बाई लेयर होते हैं, कुछ इस ढंग से, कुछ इस ढंग से आप देखेंगे। ये लिपिड के बाई लेयर होते हैं, जिन्हें फास्फोलिपिड बोला जाता है। ये लिपिड के बाई लेयर हैं, जिनको क्या बोला जाता है? फास्फोलिपिड बोला जाता है। यहाँ पे कुछ ऐसे मौजूद होते हैं प्रोटीन, कुछ इस ढंग से मौजूद होते हैं प्रोटीन, ऐसे मौजूद होते हैं प्रोटीन इस ढंग से, और फिर यहाँ पे वहीं बनता चला जाता है। जो अंदर की तरफ इसके अंदर धसा धसा प्रोटीन होता है, उसको इंट्रिंसिक प्रोटीन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इंट्रिंसिक प्रोटीन, और इसको बोलते हैं एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। ये क्या है? ये फास्फोलिपिड का बाइलेयर है, फास्फोलिपिड। ये फास्फोलिपिड का बाइलेयर है। अब ध्यान दो,
कि यहाँ पे क्या होता है कि ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है बेटा, अगर हम बात करें तो ये सेलेक्टिव परमेबल होता है। ये कैसा होता है? सेलेक्टिव परमेबल। भाई यहाँ पे है, थोड़ा सा हम बता दें, इसके बाद हम वो चीज़ें बताएंगे कैसे हम पढ़ाएंगे। ये सेलेक्टिव परमेबल होता है। सेलेक्टिव परमेबल का मतलब ये होता है कि ये हो गया सेल का मेम्ब्रेन, अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो ये अगर किसी चीज़ को चाहता है कि ये आ जाए, मान लो ये कोई कण है, ये मान लो प्रोटीन का कोई कण है, इसको ये चाहता है कि ये अंदर की तरफ आए तो ये आएगा। एक को क्या करता है? रोक दिया, मतलब इसको ये चाहेगा कि नहीं आए तो नहीं आने देगा। मतलब ये कुछ के लिए सेलेक्टिव होगा, कुछ को तो आने देगा, कुछ को नहीं, सेलेक्ट करके कि किसको आना है किसको नहीं आना है। ऐसे जो मेम्ब्रेन होते हैं उनको बोलते हैं सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, यहाँ पे सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन मतलब ये परमेबल तो होंगे, आने जाने देंगे, लेकिन सेलेक्ट कर करके किसको आना है किसको नहीं आना है उसके हिसाब से ये अपना यहाँ पे क्या करेंगे? पोर बनाएंगे, जिससे ये एंट्री मार लेंगे। तो ये सेलेक्टिव परमेबल होते हैं। अब देखो यहीं पे अगर हम पढ़ें तो ये सेलेक्टिव परमेबल सिस्टम में ही हम लोग देखते हैं क्या? ट्रांसपोर्ट सिस्टम देख लेते हैं। इसी में हम देखते हैं क्या? ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ट्रांसपोर्ट सिस्टम अभी हम वो चीजें लेके आएंगे, बस थोड़ा सा बेसिक है, बस बता ले उसके बाद। ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो होता है, क्योंकि यहीं से सारी चीजें अंदर की तरफ आ रही हैं, तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम कैसा होता है? पूरे सेल की अगर हम बात करें तो ये होता है, एक एक्टिव टाइप का होता है, एक्टिव होगा, और एक होता है पैसिव टाइप का, एक होगा पैसिव टाइप का। जो पैसिव होता है और एक एक्टिव, हमने ये बोला एक्टिव पैसिव, ये कैसे हैं भाई? सॉरी, पूरा चैक से हम भर चुके हैं। हाँ, दो प्रकार का ट्रांसपोर्ट सिस्टम पाया जाता है। एक में क्या होता है, जो पैसिव होता है, यहाँ पे कोई भी चीज़ें डायरेक्टली अंदर की तरफ आती रहती हैं, इसमें एनर्जी लॉस नहीं होता, जबकि इसमें एनर्जी लॉस होता है। कमेंट करके बताएंगे क्या यह सही है टॉपिक। चलिए हम इन चीज़ों से परे अब थोड़ी डिफरेंट चीज़ें पढ़ लेते हैं, क्योंकि इससे बहुत बड़ा रोल इसका यहाँ पे अभी है नहीं, और इनको पढ़ाना होगा तो हम इस पर पूरा एक एक करके टॉपिक लेके आएंगे। हाँ, एक थोड़ा सा और बता दे रहे हैं, जैसे इसी सिस्टम के अंतर्गत कुछ आपको सॉल्यूशन मिल जाते हैं, जैसे हाइपरटॉनिक, हाइपरटॉनिक, हाइपोटॉनिक, हाइपोटॉनिक, और इसके बाद आता है आइसोटॉनिक। आइसोटॉनिक देखो, हाइपरटॉनिक क्या होता है? हाइपरटॉनिक यह होता है, जैसे यहाँ पे हमने एक बीकर ले लिया, बीकर में हमने एक भर दिया मिक्सर, ठीक है, उसमें हमने डाल दिया किशमिश डाल दिया, या कोई एक सेल हमने डाल दिया। इस सेल को जब हमने डाला तो इस सेल के अंदर क्या था? कंसंट्रेशन क्या है? हायर कंसंट्रेशन अगर है तो ये क्या होगा? देखो यहाँ पे अगर किसी पदार्थ का वॉल्यूम, जैसे इसमें हमने मान लो नमक का घोल बना दिया, ये इसमें नमक थोड़ा ज़्यादा हो जाए और इसके अंदर क्या हो, नमक कम हो, तो नमक यहाँ से यहाँ भाग के आएगी। लेकिन यहाँ अगर पानी ज़्यादा है, भाई यहाँ पानी का अमाउंट कम है, यहाँ पानी ज़्यादा है, तो पानी इसमें से इसमें चली जाएगी ना। तो इसके अंदर पानी अगर ज़्यादा है तो ये पानी निकल के बाहर की तरफ जाना चाहेगी। मान लो यहाँ नमक का घोल है, उसमें पानी की अमाउंट तो इसके अनुपात में कम होगी, तो ये यहाँ से यहाँ जाना चाहेगी, इसलिए इसको हाइपरटॉनिक बोलते हैं। लेकिन वहीं पे अगर हम एक ऐसा सलूशन देखें जहाँ पे इसमें हम क्या करें, बाहर की तरफ हम पानी खूब भर दें, बाहर की तरफ हम पानी भर दें और अंदर एक किशमिश डाल दें, तो किशमिश में हम ये देखेंगे कि पानी क्या है, नहीं है, किशमिश में पानी नहीं है, वो ऐसे ऐसे सिकुड़ा आपको दिखलाई देता है ना, ये सिकुड़ा सा दिखलाई देगा। तो बाहर पानी का अमाउंट ज़्यादा है, ये पानी क्या होगा, इसके अंदर आ जाएगा, तो ये होता है हाइपोटॉनिक। और ये फाइनली क्या होगा, फूल जाएगा और यहाँ से पानी निकल जाएगा, इसलिए ये क्या होगा, ये पिचक जाएगा, श्रिंक कर जाएगा। ऐसा जिसमें क्या हो, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, ये हायर से लोअर की तरफ जा रहा है, ये क्या हो रहा है, यहाँ हायर से लोअर की तरफ जा रहा है, पानी ज़्यादा यहाँ पे है इसलिए इससे जा रहा है। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें, एक ऐसा कंटेंट लेते हैं जिसमें
दोनों चीजें बराबर हो। यहाँ पे हमने कुछ ले लिया 2 अमाउंट में, यहाँ 2 अमाउंट में, इधर का इधर जा रहा है तो भी फर्क नहीं, इधर से इधर जा रहा है तो भी फर्क नहीं। तो आइसोटोनिक जहाँ पे इक्वल अमाउंट में हो। और ये केसेस होती कैसे हैं? ये केसेस 2 ही प्रकार से देखने को मिलेंगी बेटा। एक होगा डिफ्यूजन, एक होगा ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस की बात करें तो डिफ्यूजन जो ऑस्मोसिस होता है ये हमेशा क्या होता है, एक मेम्ब्रेन की नीड होती है, मेम्ब्रेन परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू ये क्या होता है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा। हमने क्या बोला, इस किशमिश के अंदर, यहाँ पे फूला हुआ किशमिश मान लो है, इसके अंदर पानी ज्यादा है और बाहर पानी नहीं है, नमक का घोल है। तो अगर हम उस नमक के घोल में हम इस किशमिश को डाल दें तो यहाँ से क्या होंगी, सारी जो पानी की अमाउंट है निकल जाएगी। यानी पानी का कंसंट्रेशन कहाँ पे हाई है, नमक के घोल में या किशमिश में? किशमिश में ज्यादा है, तो ये हाइपरटोनिक सोल्यूशन हुआ। वही सेम कंडीशन हाइपोटोनिक क्या हुआ कि यहाँ पे जो पानी खाली घुला हुआ है, खाली पानी में हमने किशमिश को डाल दिया, तो किशमिश के अंदर शुगर का कंसंट्रेशन भले ज्यादा है लेकिन पानी का कंसंट्रेशन यहाँ लो है। पानी का कंसंट्रेशन कहाँ ज्यादा है, पानी का कंसंट्रेशन इस बीकर में ज्यादा है, तो पानी हायर से फिर लोअर की तरफ गया, तो हाइपोटोनिक। आइसोटोनिक जहाँ दोनों इक्वल हों, यानी इसमें भी जितना इक्वल अमाउंट में है जो भी मटेरियल और यहाँ भी वही मटेरियल मौजूद है, तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ बाहर की तरफ बहुत सारा मटेरियल पड़ा है और ये इसको क्रॉस करके इधर की तरफ आ जाए तो इसको बोलते हैं ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन क्या होता है, डिफ्यूजन ये सिर्फ और सिर्फ किस में देखने को मिलता है, लिक्विड में देखने को मिलता है, ये लिक्विड में देखने को मिलेगा। जबकि ये क्या होती है, सॉलिड लिक्विड गैस कहीं पे भी देखने को मिल जाता है। जैसे आप अपने घर पे अगरबत्ती जलते हुए देखते हो, अगरबत्ती घर के एक कोने पे जलाओ पूरे कोने पे फैल जाता है, लेकिन ये समझते हो क्यों, आप इस रूम में जलाओ अगले रूम में भी उसका महक जाता है, क्यों? क्योंकि उस रूम में उस अगरबत्ती की खुशबू का कंसंट्रेशन, यानी जो इसमें इत्र पड़ा है उसका कंसंट्रेशन क्या वहां पे था, नहीं था, वहां पे 0 लेवल पे था। जबकि इस अगरबत्ती के पास जो कंसंट्रेशन है उसके खुशबू की ज्यादा है, तो वो अपने ज्यादा से लोअर की तरफ भाग भाग के जाता है। ये केस कहलाता है डिफ्यूजन। तो बस सिंपल सी इतनी बातें थी। अब हम आते हैं अपने पूरे टॉपिक पे, पूरे चैप्टर को लेके चलते हैं एक एक करके। ये तो खाली बेसिक था, अब आप लोग एंड तक बने रहें। आज के बाद सेल की जो प्रोसेस है, क्योंकि ये बेसिक सी रटने वाली चीजें थी, ये शुरू में है कुछ, तो हमने कहा बता दें तब आगे बढ़े। अब देखो आप लोग एकदम बने रहो, एंड तक बने रहोगे तभी मजा आएगा बेटा। अब जो टॉपिक स्टार्ट होगी वो धाकड़ होगी आपके लिए। बात हो रही है सेल की। सेल को जो अगर हम बात करें सेल की, तो देखो एक आपको बेसिक सी एक बात और बता दें। सेल के अंदर लोग बोलते हैं 3 चीजें जो सभी सेल में पाई जाती हैं। 3 चीजें जो सभी सेल में पाई जाती हैं। एक होता है क्या, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिसको बोलते हैं। दूसरा होता है, कई लोग लिखे हैं न्यूक्लियस, लेकिन यह गलत होगा बेटा, न्यूक्लियस नहीं होगा, जेनेटिक मटेरियल हम कह सकते हैं, यानी कि डीएनए। और तीसरे पे जो आता है बेटा यह होता है साइटोप्लाज्म। तो ये तीनों याद रखना, ये तीनों सब में कॉमन होती हैं, चाहे वह कोई भी धरती की कोशिका हो, सबके अंदर यह पाई ही जाती हैं। और कल के वीडियो में हमने ऑलरेडी बता दिया था कि सेल जो होते हैं, सेल कितने प्रकार के होते हैं। अगर हमने बात किया तो एक था प्रोकैरियोटिक, एक था यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक के स्ट्रक्चर और सारी चीजें हमने कल डिटेल में बात की थी कि ये ऐसे होता है, इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, ये जेनेटिक मटेरियल फ्री फॉर्म में होता है। तो जेनेटिक मटेरियल यहाँ पे दिख रहा है ना, यहाँ वो तो दिखलाई नहीं दे रहा है। जबकि यूकैरियोटिक में कैसा होता है, ये न्यूक्लियस के अंदर हमको दिखलाई देता है जेनेटिक मटेरियल। क्लियर? तो ये कुछ ऐसी संरचना सिर्फ और सिर्फ हमको यहाँ मिलती है। चलिए अब हम बात करेंगे अपनी कहानी जैसे हम पढ़ाने वाले थे। अब एकदम आराम से समझो, क्योंकि ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात होगी। अगर आज समझ लिए तो पूरे लाइफ आपको बहुत मज़ा आने वाला है। सेल में ये हो गया सेल। सेल को हम बांट देते हैं। पहले है ऑन द बेसिस ऑफ कवर, ऑन द बेसिस ऑफ कवरिंग या कवरिंग, कवर कर दो या कवरिंग, ऑन द बेसिस ऑफ
कवरिंग। अगर हम कवरिंग के आधार पे बात करें तो सेल हमको दो प्रकार से दिखलाई देते हैं। सेल हमको दो प्रकार से दिखलाई देते हैं। एक जो कवरिंग होता है, एक होता है कवरिंग सेल वॉल, एक होता है सेल मेम्ब्रेन। जो कवरिंग भी हम देखते हैं वो कवरिंग दो प्रकार की हमको देखने को मिलती है। एक सेल वॉल होता है, एक सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हो। बोलो हाँ या ना। ये आप कवरिंग देखते हो कि नहीं किसी भी सेल के ऊपर? यह अगर सेल है बेटा तो सेल के ऊपर की एक कवरिंग ये वाली हो गई, है कि नहीं? ये एक कवरिंग हुई कि नहीं? ये हो गया सेल वॉल, ये हो गया सेल मेम्ब्रेन। तो ये हमने कवरिंग दिखा दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं सेल वॉल अगर पाया जा रहा है तो यह कैरेक्टर प्लांट का है, यह प्लांट का है, जबकि सेल मेम्ब्रेन हमको एनिमल में और प्लांट में दोनों में मिलता है। यह एनिमल और प्लांट में दोनों में मिलेगा। क्या सेल वॉल एनिमल में मिलेगा? सेल वॉल एनिमल में मिलेगा नहीं। सेल वॉल क्या होता है? जो आउटर लेयर होता है सेलुलोज का बना हुआ। प्लांट सेल में यह सेल वॉल की अगर हम बात करें, प्लांट सेल की आउटर कवरिंग, इसकी अगर हम बात करें, ये आउटर कवरिंग होती है, ये प्रोटेक्टिव इन नेचर होती है। ये क्या होती है? हार्ड इन नेचर होती है। फिर डेड सेल होते हैं, ये डेड होते हैं, नॉन लिविंग होते हैं। प्लस ये कैसे होते हैं? सेलुलोज के बने होते हैं। अब इसके बाद आते हैं सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये क्या होते हैं? लिविंग टाइप के होते हैं। ये साइटोप्लाज्म को कवर किए रहते हैं, ये साइटोप्लाज्म को कवर किए रहते हैं। इलास्टिक होते हैं, सेलेक्टिव परमिएबल होते हैं। अगर हम इनकी बात किए तो ये कैसे होते हैं? सेलेक्टिव परमेबल होते हैं, लिविंग होते हैं, साइटोप्लाज्म को कवर करने वाले होते हैं। इन दोनों की सारी पॉइंट जो आप लिख के पढ़ते हो हमने समझा दिया। अब दूसरे पे आते हैं बेटा। हमने बोला ना बस आप क्लास में बने रहो, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग सी चीज़ें आपको मिलेंगी आज। ये हो गया बेटा दूसरे पॉइंट पे हो गया साइटोप्लाज्म। आज हमने बोला ना एकदम अलग पढ़ोगे। ये है साइटोप्लाज्म। इसके बाद जो तीसरी चीज लोग बोल देते हैं कि आता है वो है न्यूक्लियस, लेकिन न्यूक्लियस नहीं होता। न्यूक्लियस के अंदर का मटेरियल हमने आज बता दिया, तो याद रखना जेनेटिक मटेरियल को बोलते हैं। अब देखो, अब हम बात कर लेते हैं न्यूक्लियस की। लगे हाथ न्यूक्लियस भी निपटा लो, फिर आगे हम चलेंगे ना बेटा, क्योंकि यहाँ पे बड़ी चीजें पढ़नी होंगी। ये रहा सेल के अंदर न्यूक्लियस। भैया ये न्यूक्लियस है, इसके बारे में किसने बताया? इसके बारे में, न्यूक्लियस के बारे में किसने बताया था भैया? रॉबर्ट ब्राउन ने। रॉबर्ट ब्राउन ने हमने बता दिया आपको। न्यूक्लियस कितने चीजों से बनी होती है? भाई कोई भी चीज है तो उसके ऊपर कुछ हमने लेयर की बात की है, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हम कह सकते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या इन्वेलप या मेम्ब्रेन, इसी को बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये हो गया न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जब बन गया तो ये कैसा दिखलाई देगा बेटा? चलो हम बना ही देते हैं, आप लोग भी देखते रहो। कुछ ऐसा दिखलाई देगा, लेकिन इसमें बीच बीच में कुछ तो होंगी। जो कहीं से भी मटेरियल आ रहा है, कैसे आ रहा है, उसके लिए एक रास्ता होगा तब तो आएगा। जो रास्ता होता है बेटा उसको बोलते हैं क्या? उसको बोलते हैं न्यूक्लियर पोर। ये क्या है? सेल वॉल। ये क्या है? सेल वॉल हो गया। चलो मिटा के एक एक करके बनाते जा रहे हैं। ये क्या है? ये पूरे की बात करें तो ये है न्यूक्लियस। ये क्या है? ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब देखो यहां पे हमने एक डायग्राम बनाया ये वाला। अगर हम न्यूक्लियस को यहां अब अकेले में ड्रा कर लें, यहां से हम निकाल के यहां ला रहे हैं, ठीक, बड़े में। ये कुछ इस ढंग से दिखलाई दे रहा है। सॉरी, पहले बना लें अच्छे से।
देखो बेटा, वीडियो बड़ा होगा तो आप थोड़ा सा स्पीड करके देखिए, स्पीड करके देख लेंगे आपको समझ में आएगा, लेकिन स्किप मत करिएगा, क्योंकि देखो आपको ये समझ में आना चाहिए, अच्छे से समझोगे। हम एक एक टॉपिक पे डिटेल दे रहे हैं, ज़्यादा समय भी नहीं लेंगे। ये हो गया न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये क्या है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये है न्यूक्लियर पोर। ये क्या है? न्यूक्लियर पोर। तो दूसरे पे आ गया न्यूक्लियोपोर या न्यूक्लियर पोर। न्यूक्लियोपोर लिख दें, न्यूक्लियोपोर। न्यूक्लियोपोर के बाद ये है स्पेस, आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच की ये स्पेस है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? न्यूक्लियर स्पेस या न्यूक्लियो स्पेस। यह हो गया न्यूक्लियर स्पेस, न्यूक्लियर स्पेस। यह हो गया न्यूक्लियर स्पेस। इसके अंदर एक छोटी सी बॉल लाइक स्ट्रक्चर हमको दिखलाई देती है, जिससे कि एक आरएनए का फॉर्मेशन होता है। लेकिन आप बच्चे हो, जाने दो, आपसे ये पूछेंगे नहीं। इसको बोलते हैं बेटा न्यूक्लियोलस। इसको बोलते हैं न्यूक्लियोलस। यहीं लिख दें, न्यूक्लियोलस। ये हो गया न्यूक्लियोलस। और न्यूक्लियोलस के बाद ये धागे नुमा संरचना यहाँ पे मौजूद है। इसी को तो बोलते हैं क्या? इसको बोलते हैं जेनेटिक मटेरियल, या फिर डीएनए, या फिर क्रोमैटिन, या फिर क्रोमोसोम। कहोगे सर इतना क्यों? क्रोमोसोम। देखो बेटा, जेनेटिक मटेरियल तो इसको हम बात बोलते हैं क्रोमोसोम को या क्रोमैटिन को। डीएनए क्या है? जब डीएनए हमको कुछ यूं दिखलाई देता है, कुछ यूं दिखलाई देता है, जब यह खूब डेंस कॉइल हो जाता है, क्योंकि एक अवस्था इसकी आती है विभाजन की। भाई जब ये विभाजन करने वाला होता है तो ये इसको एकत्रित कर देता है और ये खूब ऐंठने लगते हैं, और ऐंठ के ऐसी संरचना बनाते हैं। जब ऐसे ऐसे देखे जा रहे हैं तो इसको हम क्या बोलेंगे? क्रोमैटिन। ऐसे थे तो डीएनए। और ये सब जब ऐंठ के सारे डीएनए को ऐंठ के कुछ ऐसी संरचना बना लेंगे तो इसको हम बोलेंगे क्रोमोसोम। और इसके बीच ये है जेनेटिक मटेरियल, आई मीन डीएनए। इस डीएनए को बांध के यहाँ पे पकड़ के रख दिया, जिसको बोलते हैं हिस्टोन प्रोटीन। तो इसके बाद ये सभी चीजें क्या इसमें घूम रही होंगी ऐसे? नहीं बेटा, इनका भी कोनो इज्जत है, इमेज है, तो इनको भी दे दो इनका एक लिक्विड मटेरियल, जिसको हम क्या बोलेंगे बेटा? न्यूक्लियोप्लाज्म। देखो ऊपर से नीचे न्यूक्लियस का ही डायग्राम है, न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक, तो यहां तक न्यूक्लियस का टॉपिक कंप्लीट। ध्यान दो, हमने इसको क्या बोला? ये हो गया न्यूक्लियोलस, ये न्यूक्लियोपोर, ये न्यूक्लियोपोर। देखो आप लोग लिख लेना, डायग्राम भी बना लेना। न्यूक्लियोपोर, ये क्या है? न्यूक्लियोप्लाज्म। ये है न्यूक्लियोप्लाज्म, ये है न्यूक्लियोप्लाज्म जो भरा हुआ है। ये हो गया क्रोमैटिन, ये है क्रोमैटिन या जेनेटिक मटेरियल। सबके नेमिंग हमने कर दिए हैं, डायग्राम और ये नेमिंग आपके सामने है। ठीक है बेटा, ऐसे देखो हम पढ़ाएंगे। अभी देखो मजा आने वाला है आगे। अभी कहाँ, अभी तो शुरुआत है। अब देखो हम चलते हैं, इन चीज़ों को मिटाने के बाद समझाएंगे, क्योंकि इसको भी हटाना पड़ेगा। अब सारी चीज़ें जैसे आप बुक में पढ़ते हो ना, तो कंफ्यूज घाच पाँच होते हो, वो हटाना चाह रहे हैं। हमने क्या बोला? ये सबसे बाहर ये कौन था? सेल वॉल। इसके भीतर कौन था? इसके भीतर था सर जी, आपने बोला था, हाँ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन। इसके बाद क्या था बच्चा? ये गोला वाला आपने दिखाया था, न्यूक्लियस था सर जी। अभी हमने उसको भी बना लिया है, कोई डाउट नहीं, नो डाउट। लेकिन इनके अंदर भरा हुआ एक द्रव्य पदार्थ था, फ्लूइड मटेरियल। यानी इस जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसके अंदर एक फ्लूइड मटेरियल होता है लिक्विड की तरह, जिसमें सारे ऑर्गेनेल मौजूद होते हैं। एक लिविंग फ्लूइड मटेरियल होता है जिसके अंदर सारे ऑर्गेनेल मौजूद होते हैं, उसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म।
जिसकी वजह से सेल अपने शेप को भी कह सकते हो पाता है। ये एक फ्लूइड मटेरियल होता है जिससे सेल भरा हुआ होता है, जिसके अंदर सारे ऑर्गेनेल पाए जाते हैं। और ये साइटोप्लाज्म में 3 चीजें कॉमन सी होती हैं। अब आपके माइंड में आएगा क्या सर जी डिफरेंट बताएंगे, यही हम डिफरेंट बताने जा रहे हैं। अब कान खोल के एकदम ध्यान दो। एक होता है बेटा इंक्लूजन, INCLUSION, नाम नहीं सुने हो तो कान खोल के सुन लो। इंक्लूजन जो होता है यह होता है डेड मटेरियल। डेड मटेरियल यह कहाँ होता है? इन द साइटोप्लाज्म मेनी इंक्लूजन्स आर प्रेजेंट, दीज आर नोन एज डेड मटेरियल एंड इट आल्सो अ ऑर्गेनिक कंपाउंड। कार्बन, हाइड्रोजन, प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, ये जो हमको मिलते हैं लिपिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, एंजाइम, ये सारी चीजें हमारी आती हैं किसमें बेटा? इंक्लूजन में, जिसको सेल बॉडी बोला जाता है। ये इंक्लूजन होती है। अभी तक आपको ये मालूम था? ये आपको मालूम था? अगर मालूम था तो बहुत अच्छी बात है, ताली बजाओ। ऐसा नहीं है? चलो, तो ये होता है इंक्लूजन, जो सेल के अंदर मौजूद डेड मटेरियल, आई मीन लिपिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, एंजाइम सेल के अंदर सब पाए जाते हैं ना भाई। सेल को भी तो हंसना, रोना, गाना, खाना पीना, मतलब सारी एक्टिविटी हम लोगों को करनी है, तो सेल के अंदर ये चीजें होनी तो जरूरी है। और कहाँ होगा? साइटोप्लाज्म में। ये कैसे दिखलाई देते हैं? ऐसे छोटे छोटे बिंदी की तरह, देखोगे ऐसे डायग्राम में बना होगा। आप इंक्लूजन लिख दिया होगा, कंफ्यूज हो रहा होगा, तेरी तो पसीना छूट गया, कौन टीचर पढ़ाया नहीं, सब पढ़ा दिए, ये नहीं आता इनको, पक्का नहीं आता होगा। अरे सबको आता है, भूल जाते हैं। अरे आता है लेकिन हमको तो नहीं समझ में आया ना ये क्या है एक्चुअल में। तो आज के बाद ये पसीना ना छूटना चाहिए, इसको बोलते हैं बेटा इंक्लूजन। क्या बोलते हैं? इंक्लूजन। वेल डन गोपाल सर, आपने तो बहुत अच्छा क्लियर किया। इसके बाद का इंपॉर्टेंट बता रहे थे सर जी? इसके बाद है बेटा मैट्रिक्स। मैट्रिक्स मूवी आ गई है, जाके देख लेना। मूवी के लिए नहीं बोलेंगे, आपके बगल में कोई होगा बोलेगा बट ये वाले सर जी तो मूवी दिखाते हैं, तो गोपाल सर मूवी नहीं दिखाते बेटा। बहुत ध्यान से पढ़ाई करो। मैट्रिक्स का मतलब होता है, हॉलीवुड की एक मूवी आई थी, उसका मतलब था जाल। और जाल का मतलब होता है जो इसकी बॉडी है, इसकी जो बॉडी है, जैसे हम लोगों के बॉडी में अगर हड्डियां हटा दी जाएं, खचाक, जैसे एक कपड़े को ले लें और कपड़े के अंदर कोई फ्रेम ना लगाएं तो पटाख से गिर जाएगा ना। एज लाइक, जैसे मान लेते हैं, एक एग्जांपल के लिए हम इधर आए बेटा, तो भाग ना जाना। अगर इसको हम जब तक कोई फ्रेम में नहीं डालेंगे ये खड़ा रहेगा, इसको हम पहन ले तो पड़ा रहेगा। लेकिन अगर हम इसको ऐसे यहाँ पे ऐसे कर दें, ऐसे पिचक गया ना, रुकेगा नहीं? रुकेगा, बिना फ्रेम के ये रुक पाएगा? नहीं रुक पाएगा। तो यही होता है मैट्रिक्स, जो क्या करता है? इस सेल को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। जो सेल को सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ऐसे 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 ऐसे, इधर उधर ऐसे जालीनुमा संरचना इसमें बिखरी रहती हैं, जिसको बोला जाता है क्या? जिसको बोला जाता है माइक्रोट्यूबुल। ये आप में अब नहीं है, इतना ज्यादा आपको नहीं पढ़ना है, बस माइक्रोट्यूबुल ये बोला जाता है, बस इतना याद रखना। स्केलेटन, सेल की स्केलेटन हड्डियां कह सकते हो। लेकिन अब आपको जो पढ़ना है वह है सबके बाप, कौन? मैं उड़ान मत कहना, ऑर्गेनेल। आ गया आपका ऑर्गेनेल। यही जो है अब आपको पढ़ना है बेटा, यह है ऑर्गेनेल। ऑर्गेनेल की कहानी कहाँ से शुरू होती है यहां से। यह ऑर्गेनेल 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं सर जी? नाम बताइए, हम नहीं छोड़ेंगे बेटा। एक होता है मेम्ब्रेनस, गलती से मत लगना, मेम्ब्रेनस। एक होता है मेम्ब्रेनलेस, मेम्ब्रेनलेस, जिसमें कोनो दीवार नहीं होती। अरे सर दीवार नहीं होती तो कौन है? नाम बताइए। अरे आपके ना सीएम मत करना, सीआर कर दो, सीआर कर लो भैया। सेंट्रोसोम, कल का ये क्वेश्चन था, बच्चे आंसर नहीं दिए।
सेंट्रोसोम, यह हो गया सेंट्रोसोम और यह हो गया राइबोसोम। राइबोसोम, राइबोसोम क्या होता है बेटा? यह मेम्ब्रेन नहीं होता, यह सेल का एक ऐसा ऑर्गेनेल है जिसके ऊपर कोई कवरिंग नहीं होती। यह साइटोप्लाज्म में बिखरे हुए पाए जाते हैं। ये प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक आई मीन प्लांट, एनिमल और सभी प्रकार की कोशिकाओं में पाए जाते हैं। ये क्या कहे जाते हैं? प्रोटीन का फैक्ट्री बोला जाता है। ये प्रोटीन सिंथेसिस में भी हेल्प करते हैं। ये मशीनरी कहे जाते हैं ट्रांसक्रिप्शन के। ये राइबोसोम क्या करते हैं? हेल्प करते हैं प्रोटीन सिंथेसिस में, प्रोटीन के फॉर्मेशन में यह हेल्प करते हैं। यह ऐसे दो प्रकार के होते हैं, एक बड़ा एक छोटा, एक बड़ा प्रकार का। एक छोटा होता है, एक बड़ा होता है। ये दोनों हमेशा पेयर फॉर्म में पाए जाते हैं। जो राइबोसोम्स होते हैं ये 70S टाइप के भी होते हैं और 80S टाइप के भी होते हैं। जो 70S होता है यह प्रोकैरियोट में होता है, जो 80S टाइप का होता है यह यूकैरियोट के सभी कोशिकाओं में पाए जाते हैं। तो राइबोसोम क्या करते हैं? ये बिना मेम्ब्रेन के होते हैं, ये सभी कोशिकाओं के साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। ये प्रोटीन का निर्माण करते हैं, सिंथेसिस करते हैं प्रोटीन का। जो मेम्ब्रेनस होता है बेटा, जो मेम्ब्रेनस होता है यह दो प्रकार का होता है। जो मेम्ब्रेनस होता है यह भी दो प्रकार का होता है। एक होता है सिंगल मेम्ब्रेनस, एक होता है डबल मेम्ब्रेनस। डबल मेम्ब्रेनस, डबल की स्पेलिंग गलत है कि सही है? पता नहीं, सही है। अब जो सिंगल होता है बेटा, सिंगल में आता है लेग, LEG, ये तो हमने यहां से कंप्लीट किया। लाइसोसोम, अब देखो बेटा लाइसोसोम क्या करता है, साथ बताएंगे। ये हो गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यह हो गया गोल्जी बॉडी या गोल्जी अपैरेटस। ठीक, इसी में वैक्यूल को भी इधर डाल लो, वैक्यूल, VACOULE, वैक्यूल। फिर डबल मेम्ब्रेन में जो होता है, डबल मेम्ब्रेन इनका भी होता है, इनको भी लिख लो डबल मेम्ब्रेन। DM है भैया, डबल मेम्ब्रेन न्यूक्लियस का भी होता है। यहाँ हो गया CM, आपके CM क्लोरोप्लास्ट, ये है माइटोकॉन्ड्रिया। अब देखो स्क्रीनशॉट लो तो यहाँ पे हटा के हम इन सारे ऑर्गेनेल को समझाएं एक एक करके। ले लीजिए, चलिए देखो बेटा, यहां से हम अब हटा रहे हैं इसको, इतने पोर्शन में समझना है। इधर भी हो सकता है, नीचे भी घसक जाए समझाते समझाते, इसलिए पहले साइड कर लें। होता क्या है बेटा, यह है सेल के अंदर यह न्यूक्लियस के ऊपर जो होता है यह ऐसे कुछ डायग्राम आपको देखने को मिलते हैं, जिन्हें बोला जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जिन्हें क्या बोला जाता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूक्लियस के चारों तरफ हमको देखने को मिले। कहाँ देखने को मिले? न्यूक्लियस के चारों तरफ। इसके ऊपर कुछ ऐसे कण लगे हुए हैं, जिसके ऊपर ये हो गया क्या? ER को हमने बोला एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यह सिंगल मेम्ब्रेन का होता है। यह अटैच होता है किससे? न्यूक्लियस से अटैच होता है। यह न्यू मेम्ब्रेन के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। यह लिपिड और प्रोटीन का भी फॉर्मेशन करता है। लेकिन यह दो प्रकार का होता है। कैसा होता है? SER और RER। यह SER और RER होता है। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, यह किसका फॉर्मेशन करता है? यह प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है। यह किसका फॉर्मेशन करता है? लिपिड का फॉर्मेशन करता है। और यह दोनों जब मिल जाते हैं तो ऑलरेडी प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसका होता है? फास्फोलिपिड और प्रोटीन का होता है, इसलिए यह मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन करता है। तो हमने पहले ही बोला
कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है यह न्यू मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन करता है। क्यों, कैसे करता है? क्योंकि इसके पास दो प्रकार के पार्ट होते हैं इसके दो। एक होता है आरईआर, जहां पे राइबोसोम अटैच होगा जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पार्ट पे आरईआर रफ हो, खुरदरा हो, इसका मतलब उस पे राइबोसोम अटैच है, वह प्रोटीन का निर्माण कर रहा होगा। लेकिन जो एकदम प्लेन दिखलाई देता हो वह लिपिड का फॉर्मेशन करेगा, उसमें यह कैरेक्टर नहीं है। ये सारी चीजें जब बन जाती हैं, यहां से ये सारी चीजें बन जाती हैं, तो यहीं पे एक स्ट्रक्चर दिखलाई देता है जिसको गाल्जी बॉडी या आपके बुक में प्लास्टिड्स दिया है, सॉरी, गाल्जी बॉडी को गाल्जी बॉडी रहने दो, छेड़ो नहीं, गलती हो गया बाय मिस्टेक। ये है गाल्जी बॉडी या गाल्जी अपैरेटस, वो हम क्लोरोप्लास्ट में चले गए। ये गाल्जी बॉडी है। जब यहाँ से कोई भी चीज बन जाता है तो ये कौन है? ये ट्रैफिक पुलिस है, कंट्रोल करो, इधर चलो, उधर चलो, उधर चलो। तो ये क्या करते हैं? ये ले लेते हैं। ये जो ले रहे हैं ये है सिस्टर्नी, ये मिल के बनाया, ये सिस्टर्नी गाल्जी बॉडी बोलते हैं। ये ले लेता है और ये आगे की तरफ पास आउट कर देता है, एक बबल जैसी संरचना बन जाती है इन्हीं से, जिसे बोला क्या जाता है बेटा? लाइसोसोम बोला जाता है। सिंगल मेम्ब्रेन का होता है, लाइसोसोम बोला जाता है, जिसमें एंजाइम पाए जाते हैं। ये सारी चीज़ों को लेके इधर उधर रहता है और क्या होता है, जब कहीं से सेल डैमेज होता है तो ये इन एंजाइम को बाहर की तरफ छोड़ देता है और ये फट जाते हैं और इसको भी डाइजेस्ट कर लेता है, इसलिए इसको सुसाइड बैग भी बोलते हैं। इस लाइसोसोम को इसी वजह से सुसाइड बैग बोला जाता है। ये भी सिंगल मेम्ब्रेन का होता है, ये भी सिंगल मेम्ब्रेन का होता है, ये भी सिंगल मेम्ब्रेन का होता है। गाल्जी बॉडी को ट्रैफिक पुलिस बोलते हैं, इसको सुसाइडल बैग बोलते हैं, इसको प्रोटीन फैक्ट्री हम कह सकते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, क्योंकि राइबोसोम को मशीनरी बोला जाता है, प्रोटीन की मशीनरी बोली जाती है। अब देखो यहाँ पे किसी को किचन बोला जाता है, दिमाग में नहीं चढ़ रहा है, देख लेंगे, बात कर लेंगे। तो ये सारी चीजें क्लियर हुई। इसके बाद क्या आता है? क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया। जो क्लोरोप्लास्ट है बेटा, यह क्लोरोप्लास्ट, देखो क्लोरोप्लास्ट की वजह से ही यह क्लोरोप्लास्ट सबसे लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल होता है। अगर पूछा जाए लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल तो क्लोरोप्लास्ट होता है, लेकिन अगर लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल इन द एनिमल सेल, लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल इन द एनिमल सेल, तो वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि एनिमल सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट नहीं होता। अगर लेकिन पूछा जाए सेकेंड लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल इन द प्लांट तो माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि फर्स्ट लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल जो प्लांट के अंदर है तो क्लोरोप्लास्ट है और प्लांट में सेकेंड माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है एनिमल में पावर हाउस कहा जाता है, पावर हाउस ऑफ द सेल। ये क्या करता है? इसके पास क्रिस्टी यानी इसकी संरचना कुछ इस ढंग से होती है, यहाँ पे कुछ इस ढंग से पाई जाती है। ये दो लेयर के होते हैं, एक आउटर मेम्ब्रेन, एक होता है इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन क्या करता है? अपनी फोल्डिंग बना के क्रिस्टी फिंगर जैसी संरचना बना लेता है, जो क्या करता है? एटीपी का फॉर्मेशन यानी ऊर्जा की आवश्यकता जब इस कोशिका को होती है तो ये प्रोवाइड करता है। ऊर्जा की नीड जो कोशिका को होती है कौन प्रोवाइड करता है? यह प्रोवाइड करता है। एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाना होता है तो यह हेल्प करता है। इसको प्रोटीन और लिपिड चाहिए होता है तो यह हेल्प करता है। मेम्ब्रेन टूटता है तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प करता है। यहाँ जो बनता है उसको इधर उधर पहुँचाने के लिए गाल्जी बॉडी हेल्प करता है। और जो लाइसोसोम है, अगर सेल डैमेज हो रहा है तो उसको खत्म करने का काम लाइसोसोम कर रहा है। यही अगर हम बात करें क्लोरोप्लास्ट, जिसकी वजह से क्रोमोप्लास्ट हो गया, फिर कई तो इसमें प्लास्टिड्स पाए जाते हैं जिसके कैरेक्टर की वजह से, टमाटर हो गया, लाल मिर्च हो गया, गाजर हो गया, जैसे कैरोटीन पाया जाता है। तो इन सब की वजह से क्या होता है? इन सब का रंग अलग अलग दिखलाई देता है। क्रोमोप्लास्ट जो क्लोरोप्लास्ट है, इसमें क्रोमोप्लास्ट जो होता है जिसकी वजह से इन सब का रंग अलग अलग दिखलाई देता है। वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताएंगे। अच्छा लगा तो लाइक का बटन दबाएंगे। और एक बात, आप लोगों को अगर पूरी चैप्टर की एक एक लाइन वाइज भी चाहिए, एक्टिविटी भी सॉल्व करके चाहिए, वो भी हम देंगे, लेकिन प्लीज़ कमेंट करके बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। यह क्लास वैसे 9th के लिए हमने बनाया है, चाहे तो और भी बच्चे देख सकते हैं।
सॉरी, इसमें थोड़ा सा टॉपिक छूट गया था, चलिए हम आगे उसको भी कवर कर ही देते हैं। वैक्यूल रह गया। वैक्यूल क्या करता है? वैक्यूल जो होता है 50 to 90% बोला जाता है प्लांट सेल का पार्ट होता है। प्लांट सेल के अंदर जो 50 टू एक सेल का अगर हम 50 to 90% देखें तो वो कवर किया रहता है वैक्यूल। वैक्यूल क्या करता है? इसके अंदर ऑस्मोसिस की क्रिया जो होती है, ये हो गया वैक्यूल। ऐसे प्लांट सेल में पाई जाती हैं। एनिमल सेल में ये स्मॉलर होती हैं या फिर कुछ में नहीं होती हैं, होती भी हैं नहीं भी होती हैं। प्लांट सेल में ये क्या करती हैं? वाटर ट्रांसपोर्ट का काम करती हैं और बहुत सी चीज़ें जो वेस्टेज होती हैं उसको इधर उधर निकालने का भी काम करती हैं, ये वैक्यूल। ठीक, इसके बाद अगर हम बात करें तो जब सेल में सारी चीज़ें हमने देख ली तो एक समय आता है सेल के डिवीजन का। एक समय आता है सेल के डिवीजन का। लास्ट हेडिंग आपका वही था, हमसे छूट गया, इसलिए हमने कहा फिर से थोड़ा सा आगे कर दे वीडियो। डिवीजन, ये हो गया सेल का डिवीजन। यह दो सेल डिवीजन मतलब क्या होता है कि यह अगर सेल है तो ये दो भागों में टूट जाए, ऐसे ऐसे बढ़ जाए, इसे बोलते हैं डिवीजन। यह होता है माइटोसिस, माइटोसिस और मियोसिस, मियोसिस। माइटोसिस को हिंदी में बोलते हैं समसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन। इसको बोलते हैं अर्धसूत्री विभाजन। नाम से ही लिखा हुआ है बेटा, तो आपको एक बात तो समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे जो चीज़ें होंगी वह कुछ डिफरेंट होंगी। मतलब अगर यहाँ पे अगर हम बात करें 46 क्रोमोसोम, मान लो हमने दे दिया कितना, 20 क्रोमोसोम कर दें, 20 क्रोमोसोम है किसी के पास, तो ये जब डिवाइड होंगे, इनकी जब हम बात करेंगे तो इनमें समसूत्रण होता है। समसूत्रण कैसे होता है? ये हो गया एक सेल, यह सेल जब टूटेगा तो दो भागों में टूटेगा। कैसे टूटेगा? दो ही बना पाएगा अपना, लेकिन ये क्या करेंगे, इनमें अर्धसूत्री विभाजन हो जाएगा। ये यहाँ पे 20 है तो ये क्या करेंगे, डिवीजन के बाद भी हमको 20 ही दिखलाई देते हैं। लेकिन यहाँ पे जो होगा वह जो होगा, यहाँ अगर 20 है तो यहाँ 10 पहले वाला, देखो ऐसे हम बांटेंगे तो अलग हो जाएगा। यहाँ पहले में 20 आएंगे, लेकिन उसके बाद ये 4 में डिवाइड हो जाएंगे, जहाँ 10 10 10 10, तो ये होता है। लेकिन आपको इतना टिपिकल में नहीं जाना है बेटा, क्योंकि अभी आप छोटे हो, उसको अगर हम समझाएंगे तो अलग से समझा देंगे, तब आप समझोगे। इतना याद रखो, यहाँ 1 से 2 कोशिका बनती है माइटोसिस में, और यहाँ क्या होती है, 1 से 4 कोशिका का फॉर्मेशन होता है मियोसिस में। तो कोशिका का विभाजन क्या होता है, जब कोशिका मैच्योर हो जाती हैं तो एक समय के बाद वह अपनी विभाजन करती हैं। जो शरीर की सभी कोशिकाएं होती हैं, जो शरीर की पूरी कोशिकाएं होती हैं, यह सब के सब कैसी होती है, सोमैटिक सेल बोला जाता है, जिसमें समसूत्री माइटोसिस डिवीजन होता है, माइटोसिस डिवीजन होता है। जबकि जो जनरेशन को आगे बढ़ाने वाली होती हैं, जो जर्म कोशिकाएं होती हैं, जहां रिप्रोडक्शन की बात की जाती है, जहां स्पर्म ओवम की बात की जाती है, उनसे अगर हम बात करें तो वहां पे जर्म कोशिकाओं में कितनी होती है, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम, वो हैप्लॉइड नंबर में चली जाती हैं। वहां पे कैसा होता है बेटा, वहां होता है मियोसिस। यहाँ होगा, हमारे पूरे शरीर में होगा माइटोसिस, लेकिन जो हमारी रिप्रोडक्टिव सेल्स होती हैं या जर्म कोशिकाओं में कैसी होती है, मियोसिस। तो यह था बेटा सेल डिवीजन। अब वीडियो को शेयर कर दो, वीडियो को शेयर कर दो, वीडियो अच्छा लगा हो वो भी बता दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।